नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। कोरोना इलाज को लेकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। राज्य को निःशुल्क यानी मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने की मांग की गई। आदिवासी बाहुल्य राज्य है छत्तीसगढ़, ये भी कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। पहले चरण में छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। राज्य को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है और यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, लिहाजा इस राज्य को पहले चरण में शामिल किया जाए। कोरोना इलाज को लेकर चिट्ठी लिखी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं। देवव्रत, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, इस चिट्ठी का जरा सार बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर के लगातार कई दौर की बैठकें हुई हैं और राज्य में वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर के केंद्र से बातचीत हो चुकी है। और इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को यहां पर पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है छत्तीसगढ़ को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए। और साथ ही ये भी मांग रखी गई है कि पहले ही चरण में छत्तीसगढ़ को वैक्सीन मुहैया कराया जाए। हवाला ये दिया गया है कि छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बहुल राज्य है और ये सच भी है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ऐसे में सभी लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोरोना का वैक्सीन खरीद सके। और इस लिहाज से मुख्यमंत्री ने केंद्र से ये मांग की है कि छत्तीसगढ़ राज्य को पहले जो कोरोना की वैक्सीन है वो मुहैया कराई जाए और जो अगर वैक्सीनेशन होती है उस दौरान राज्य को पहले चरण में शामिल किया जाए। उन्होंने अपनी पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर वैक्सीनेशन शुरू होता है तो इस दौरान जो स्वास्थ्य से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनके अलावा पुलिसकर्मी और जो कोरोना योद्धा जो कि लगातार कोरोना के काल में काम करते रहे हैं, उनको पहले श्रेणी में रखा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने चलिए, तो कुल मिलाकर जो मांग की गई है प्रदेश की तरफ से बहुत बड़ी मांग है। देखते हैं इस पर क्या जवाब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आप बने रहिएगा देवव्रत हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है और एथेनॉल उत्पादन को लेकर चिट्ठी लिखी। सरप्लस धान से एथेनॉल बनाने की मांग की, इसकी अनुमति मांगी गई है। हर साल सरप्लस धान बचता है, 6 लाख मीट्रिक टन सरप्लस धान बचता है और धान से एथेनॉल बनाने को लेकर एक बार फिर से गंभीरता दिखाई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और एथेनॉल उत्पादन को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। एथेनॉल उत्पादन को लेकर सरकार भी लगातार गंभीरता दिखा रही, केंद्र सरकार भी, और अब सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर संवेदनशीलता दिखानी शुरू कर दी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवव्रत भगत लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, ये जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें एक भाग ये भी है कि एथेनॉल उत्पादन पर जोर दिया है सीएम भूपेश बघेल ने। जाहिर सी बात है, भारत चाहता है कि वो कम से कम इस मामले में पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, तब आत्मनिर्भर हम बनेंगे एथेनॉल के मामले में, और इसी पर जोर है सीएम भूपेश बघेल का। जी बिल्कुल, और दर्शकों को कमरुद्दीन पहले यही बात समझाना चाहते हैं कि एथेनॉल का जो उपयोग है वो पेट्रोल के साथ किया जाता है। फिलहाल जो केंद्र की तरफ से अनुमति मिलती है उसमें पेट्रोल के साथ में एथेनॉल मिलाया जाता है और अब उसका विक्रय भी इसी के साथ हो रहा है। और ऐसे में क्योंकि धान से भी एथेनॉल बनाने की बात यहाँ पर पहले से ही राज्य सरकार करती रही है और अब केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद हो सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में धान से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि 90 लाख मीट्रिक टन यहां पर धान खरीदने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। और हर साल ये होता है कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन धान जो होता है वो एक्सेस होता है और इस एक्सेस धान का उपयोग एथेनॉल बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे राज्य को तो आर्थिक रूप से मदद मिलेगी ही, साथ ही साथ ये भी होगा कि जो किसानों को भी इसमें राहत मिलेगी और साथ ही जो किसानों की आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होगी। और यही मांग यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
बघेल ने पीएम मोदी से की है और अपने पत्र में एथेनॉल बनाने की मंजूरी मांगी है कि जो छत्तीसगढ़ से एक्सेस धान निकलता है हर साल तकरीबन 6 लाख टन, उसका एथेनॉल बनाया जाए और अगर एथेनॉल का निर्माण किया जाता है तो उसकी खरीदी जो है वो केंद्र के द्वारा की जाए, ताकि जो धान का बिल्कुल देवव्रत और जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं वो भी लगातार इस पर जोर दे चुके हैं। केंद्र सरकार भी एथेनॉल बनाने को लेकर जोर दे रही है। यहां तक कि नागपुर में कई बसें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिना मिलावट के, यानी सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल से ही चल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई को कई सौगात दी। सबसे पहले कुठेला भाटा में आईआईटी के बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे मौजूद थे। उसके बाद सीएम ने लोक कला मार्ग, ट्रैफिक कार्यालय और अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एक बार फिर केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा कि राज्य के किसान को गोधन न्याय योजना का चौथा किश्त मार्च में दे दिया जाएगा। ये साल अनुमति भी दी तो एफसीआई के चावल की अनुमति दे। मैं फिर जाके प्रधान जी से, जिन मंत्री विभागीय मंत्री तेल के, मैं धान चावल से नहीं भाई धान से दे, हमला अनुमति दे। हमारे कर जिन अतिशेष धान है तेकर हमारे एथेनॉल बनान ते एफसीआई में जत का लेना है, हमारे राज्य में जत का चावल के जरूरत है ओला हम पूरा करन। लेकिन ओकर बाद भी हमार धान बचत है, ओकर एथेनॉल बनना चाहिए ताकि किसान के जो उत्पादन है ओकर रेट मिल सके। आज बिहार में 1000 रुपये में बिकत है, झारखंड में 1000 रुपये में बिकत है, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ पूरा समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदतन और 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी देतन। 3 किस्त दे रहे हैं, चौथा बार चिंता मत करो, मार्च पहली। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आपसी चर्चा और सहमति से संगठन का विस्तार किया जा रहा है और कई दौर की बातचीत हो चुकी है। जल्द ही संगठन का विस्तार किया जाएगा। इसके निगम मंडल में नियुक्ति के लिए बैठक की जाएगी। कल संगठन के संदर्भ में चर्चा हुई और सभी हमारे वरिष्ठ जनों से मीटिंग हुई है और मैं समझता हूँ संगठन को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी पहल थी जिसको सब लोगों ने मिलकर किया है और सर्वसम्मति से ये फैसले हुए हैं। आने वाले दिनों में बहुत जल्दी अब निगम मंडल के लिए भी बैठक होगी और उसमें वो भी फैसला कर लिया जाएगा, फिर अनुशंसा करके हाईकमान के पास भेजा जाएगा। और बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर ठगी हुई है और दाखिले के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। रिम्स में दाखिले के नाम पर ठगी की गई। ठगी के आरोपी झारखंड से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दाखिले के नाम पर 30 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। रिम्स में दाखिले के नाम पर चूना लगाया गया है। ठगी के आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर ठगी की जा रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर ठगी और दाखिले के नाम पर 30 लाख की ठगी हो रही थी। रिम्स में दाखिले के नाम पर ठगी की गई थी और हालांकि पुलिस ने ठगी के आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेजों में किस तरीके से दाखिले के नाम पर गड़बड़ झाला चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो झांसा दे रहे हैं, दाखिले के नाम पर मोटी रकम ऐंठ रहे हैं और ऐसा ही एक गैंग सक्रिय हो चुका है। दाखिले के नाम पर 30 लाख की ठगी और उसके बाद ठगी के आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। दाखिले के नाम पर ठगी की गई है। रिम्स में दाखिले के नाम पर चूना लगाया गया है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राजधानी में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई। एक युवक ने दोस्त को चाकू मारा है। बस्ती थाना क्षेत्र की पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। 2.5 महीने में 36 चाकूबाजी की घटनाएं राजधानी में। सोचिए, राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं चरम पर हैं। यानी जो बदमाश हैं उनके दिल में कानून का कोई खौफ नहीं है।
इससे पहले जब समीक्षा बैठक हुई थी कानून व्यवस्था को लेकर, तो गृह मंत्री ने इस बात को भी माना था, डीजीपी ने भी माना था कि राजधानी में मारपीट और चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन उस बैठक के बाद इस पूरे जो मामले में कहीं कमी नजर नहीं आ रही है। लगातार ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं, जबकि इस पर समीक्षा बैठक हो चुकी है, मंथन हो चुका है। कैसे पुलिस काम करेगी, कैसे पुलिस अलर्ट रहेगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, लेकिन उसके बावजूद क्राइम लगातार राजधानी में बढ़ रहा है। ढाई महीने में सोचिए 36 चाकूबाजी की घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं। तो रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस रफ्तार से आपराधिक घटनाएं राजधानी में बढ़ रही हैं, उस पर लगाम कैसे लगेगी, उस पर लगाम कौन लगाएगा, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस से क्यों नहीं डर रहे अपराधी, कानून का खौफ उनके दिल में क्यों नहीं है। कई सारे सवाल हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। सरकार की जिम्मेदारी है वो कानून व्यवस्था को सही करे। पुलिस पर भी बेहद बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर की नली से गैस रिसाव होने लगा और नली फट गई। हालांकि कर्मचारियों ने समय रहते इस पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा होने से बचा लिया। घटना देर रात की है। हादसे के दौरान वार्ड में भर्ती 9 मरीजों को बाहर निकाल लिया गया था। हालांकि इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जो जांच का विषय है। बजे की घटना है और मुझे अस्पताल चौकी में मेरी ड्यूटी है। जब मुझे 1:30 बजे किसी के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर गैस लीकेज हो गया है। यहाँ मैंने आके देखा तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भर्ती थे, जिन्हें तत्काल बाहर किया गया और उनका इलाज चल रहा था। उस समय फायर ब्रिगेड लाकर हम लोगों ने बहुत कड़ी मशक्कत के बाद उसको बुझाए और ये घटना स्थल में मौजूद है। रहते हुए यहाँ पर गैस लीकेज हुआ, मेरे पिताजी का इलाज हो रहा था। वहाँ गैस लीकेज हुआ, फिर सब लोग एक बाहर हुए, गैस था इसलिए। उसके बाद धीरे धीरे करके पेशेंट को एक साथ लाया गया और समय की स्थिति पर। तो आईसीयू में गैस रिसाव के कारण मरीज की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने इस तरह की घटना को बेहद ही गंभीर बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना राजनांदगांव में दूसरी बार हुई, जिसको ठीक करने की जरूरत है। घटना ही अपने आप में दुखद है। जांच तो लाजमी है, जांच के लिए कह भी दिया गया है। और क्यों ऐसा हुआ, मीडिया में जो मैंने न्यूज़ पढ़ा, न्यूज़ आइटम, उसमें ये लिखा था कि जहरीली गैस के चलते ऐसा हुआ। अब तथ्य क्या है, मीडिया के पास क्या जानकारी है, फैक्ट्स क्या हैं, जवाबदारी तय होनी चाहिए। इसके पहले भी राजनांदगांव में ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ, ज़्यादा हुआ, उसको लेके एक मृत्यु की बात सामने आई थी। तो ये लापरवाही अगर है तो कड़ी कार्रवाई होगी। राजनांदगांव में ये दूसरी घटना है। पहली घटना हुई थी जिसमें गैस सिलेंडर में गैस ख़त्म, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ये व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। ये कमियां कि गैस सिलेंडर लीक कर जाए, गैस सिलेंडर ऑक्सीजन समाप्त हो जाए, तो प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त राजनांदगांव में करने की ज़रूरत है। इन कारणों से किसी की मौत होती है, ये बहुत दुखद है और निश्चित रूप से इसमें सुधार जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेडिकल कॉलेज छात्रों को बड़ी सौगात दी। दंतेवाड़ा जिले के 2 होनहार छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहल करते हुए दंतेवाड़ा जिले के 2 नीट क्वालिफाई होनहार छात्रों को प्रदेश के निजी कॉलेजों में पेमेंट सीट पर प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए हैं। तकनीकी कारणों से
काउंसलिंग के लिए पंजीयन नहीं कराने वाले 2 छात्रों को दाखिला मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद ये पहली बार है कि MBBS के लिए निजी कॉलेजों में पेमेंट सीट पर 2 बच्चों को राज्य सरकार अपने खर्च पर दाखिला दिलाएगी। खासकर जो आदिवासी बच्चे हैं जो बस्तर के हैं और किसी प्रकार से उसे सूचना नहीं मिल पाई, और इसलिए ये फैसला लिया गया कि उन बच्चों को भी उनका वर्ष खराब ना हो और उनको अवसर मिलना चाहिए। वैसे भी बस्तर में बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त करते हैं और कठिन परिस्थिति में वो यदि क्वालिफाई हुए हैं और केवल सूचना के अभाव के कारण से उसके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, इसलिए फैसला लिया गया। मैं उन्हें बताया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। पेट सफा हर रोग दफा। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब तो रखना होगा। दावे कितने हुए पूरे, उनको भी परखना होगा। पूछेंगे सवाल तमाम मुद्दों पर और जवाब तो देना होगा। सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। धमतरी में बीजेपी ने अर्जुनी थाने का घेराव किया। थाने के सामने बैठकर कई घंटों तक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि बीते कुछ महीने में अलग अलग मामलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। उन सभी मामलों में पुलिस ने जानबूझकर आरोपियों पर हल्की कार्रवाई की और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। अर्जुनी थाना के द्वारा न कोलियारी के मामले में न इस मामले में किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होना, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाना। और इस संबंध में हमने एसपी साहब के पास भी मिले थे कि इसमें उसके बावजूद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जो पार्षद प्रेम साहब के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। उसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। आज दिनांक को दोनों आरोपी गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी शिक्षाकर्मी है, वो उसकी गिरफ्तारी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी को दिया जा रहा है।
इधर केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। रायपुर के धरना स्थल में किसान बैठका का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के आंदोलन को समर्थन देने सर्व समाज के लोग पहुंचे, जिसमें व्यापारी, मजदूर, ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में हो रहे आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और कहा, अगर जरूरत पड़ती है तो छत्तीसगढ़ के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अभी पहुंच चुकी है, क्योंकि हमें अभ्यास है संगत बोलने का। धान खरीदी के दूसरे दिन महासमुंद में धान खरीदी केंद्र बदलने से नाराज किसानों ने कार्यालय का घेराव किया, ताला जड़ दिया। सरकड़ा सहकारी समिति कार्यालय में किसानों ने ताला जड़ा। पटपर पाली में नया धान खरीदी केंद्र बनाया गया है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। इधर कांकेर में लाखों रुपयों की लागत से लगे वाटर को लेकर लगातार लोगों में नाराजगी दिख रही है। एटीएम वाटर को लेकर लाखों रुपए की लागत से एटीएम वाटर बना है, लेकिन अब ये कबाड़ में तब्दील होता जा रहा है। 2 साल का समथिंग लगे, 2 या 3 साल हुआ लगे हुए, मगर आज तक कोई मेरे ख्याल से एक आदमी भी नहीं होगा वहाँ से जो पानी लिया होगा वहाँ से, और वो जब से भी बंद पड़ा हुआ है। हम लगभग 2-3 साल हो गया बना हुआ है, परंतु जब से बना है उसके बाद से मुश्किल से सप्ताह, महीना भर, 1 महीना लगभग ऐसा चला होगा। उसके बाद से लगातार बंद है। कभी बीच में इनके जो कर्मचारी है आते हैं, इसको खोलते हैं, उसके बाद बनाने की बात कहते हैं। लेकिन और जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसबीआई बैंक के एटीएम से चोरी हुई है। एटीएम से 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई है। अलग अलग एटीएम से पैसे निकाले गए। 3 महीनों में पैसे निकाले गए हैं। घटना के बाद बैंक अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। आरोपियों ने 47 खातों से पैसे निकाले हैं और बस्तर एसपी ने जांच टीम बनाई। यूपी के जौनपुर और दिल्ली टीम भेज दी गई है। 2 आरोपी बस्तर से गिरफ्तार किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।